हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करोगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन में भी क्या किए हैं, जो नोट्स है मेरे पास, नोट्स का PDF बनाए हैं और उसको PDF फॉर्मेट से ही समझा देंगे। जो डेरिवेशन होगा साइड में कर दिया करेंगे, यही कोशिश करेंगे करने का। बात यह है कि अब यहाँ पे करना क्या है अपने को, तो थोड़ा सा अच्छे से विजिबल नहीं है क्योंकि PDF का फ़ोटो तो क्लिक किए थे, फ़ोटो तो बढ़िया आया था, लेकिन जब उसको PDF फॉर्मेट में चेंज किया वो भी बढ़िया हुआ, लेकिन इस PDF का साइज़ बड़ा हो जा रहा था, इंपोर्ट ही नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। तो जब रीसाइज किए हैं तो क्वालिटी थोड़ा डल हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ है हमको मालूम है क्या है, तो हम यहाँ पे समझाते चलेंगे और डेफिनेशन बोलते चलेंगे। तो तुम लोग को अगर नोट्स बनाना है तो लिख लेना। ठीक है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना यार। बाकी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा इस चीज़ को भी इम्प्रूव करने का धीरे धीरे कोशिश कर ही रहे हैं। पहले लिखते थे, अब PDF लाए हैं, अगली बार से हो सकता है प्रेजेंटेशन ले आने लगे और उसके बाद हो सकता है एक्सपेरिमेंट ही करके दिखाने लगे। तो धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ करते चलेंगे। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना इधर का उधर का बात किए। तो हम लोग कहाँ तक देख लेते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक देख लिए थे। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स के बारे में देखे थे और मोमेंटम के बारे में देखे थे। अब हम लोग को एक नया चीज़ जानना है, इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या होता है, तो जिस तरीके से पल्स होता है, पल्स तुम लोग जानते ही होगा। पल्स क्या होता है, तो पल्स होता है प्राण जाए पर पल्स ना जाए। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बोलता है कि हम प्राण ही लेंगे। पल्स बोलता है कि प्राण चली जाए लेकिन पल्स ना जाए। इम्पल्स बोलता है हमको प्राण ही दे दो। तो प्राण किस हिसाब से मांगता है, तो देखो अगर इम्पल्स के बारे में बात करने जाएंगे थोड़ा सा तो गड़बड़ है क्वालिटी यार, हम खुद सेटिस्फाई नहीं, तुम लोग कहाँ से होगा। तो बात ये कर रहा है कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्स, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो होता क्या है, इम्पल्स हम किसको बोलेंगे, जब कोई फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगेगा और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तब उस फोर्स को हम लोग इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई एक फोर्स है, अब देखो सिंपल इसका एग्जांपल बोले, क्रिकेट खेला ही होगा तुम लोग, नहीं खेला होगा तो देखा जरूर होगा। कोई एक बैट्समैन है, वो बैट्समैन जो है, बहुत ठीक हो गया ये, बैट्समैन जो है बैट से बॉल को हिट करता है। ठीक है, बैट से बॉल को हिट करता है, तो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट टाइमिंग है, जैसे मान लो ये बैट है, बैट से बॉल को हिट कर रहे हैं, तो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत छोटा है, ड्यूरेशन बहुत छोटा है। लेकिन जो फोर्स है, जो फोर्स हम लगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। मान लो बॉल जो है बाउंड्री पार चला गया, 90 मीटर 100 मीटर 6 हो गया है, तो ये जो रिजल्ट देखने को मिला वो भी काफ़ी बड़ा देखने को मिला, काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो ये जो यही जो बात हो गई, ये जो कांटेक्ट में जो देखो बॉल पे फोर्स कितने देर के लिए लगा होगा, जितना देर के लिए संपर्क में आया होगा, तो संपर्क वाला टाइम बहुत छोटा टाइम है, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए संपर्क में आया। लेकिन जो फोर्स है, जो फोर्स हम लगा रहे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे, तो उन दोनों का जो रिजल्ट आया है उसी को बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, या फिर हम तुमको एक झापड़ मार दें, एक झापड़ कस के मारे हैं, तो ये है अपने पास और ये है अपने पास, तो जो इन दोनों का कांटेक्ट टाइमिंग है बहुत छोटा है, कांटेक्ट टाइमिंग बहुत छोटा है। ठीक है, डेल्टा टी जिसको बोलेंगे या DT बोल देंगे, बहुत छोटा कांटेक्ट टाइमिंग है। लेकिन जो फोर्स है, हम मान लो लेके आ रहे फोर्स बहुत तेज़ी से ले आ रहे हैं, तो जो फोर्स है वो ज़्यादा है, कांटेक्ट टाइम बहुत छोटा, जो रिजल्ट मिल रहा है वही है इम्पल्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्पल्स। तो जब कभी भी अपने को कोई फोर्स किसी जगह पे बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए लगता हुआ दिखे और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। तो ये कलर हो जा रहा ना, हाईलाइटर यूज़ करना था अपने को। हाँ, उस चीज़ को क्या बोल, अरे यार, उस चीज़ को बोल देते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इसको डिनोट कैसे करता है, तो इसको डिनोट करते हैं J से, कैपिटल J से इसको डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल J से डिनोट कर दे रहे हैं। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलना, मैथमेटिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फोर्स लगेगा बहुत छोटे टाइम के लिए, छोटे टाइम को हम क्या बोल दे रहे हैं, डेल्टा टी, या फिर इसको ऐसे बोल दे फोर्स इंटू टाइम। ये टाइम बहुत छोटा होगा, तो ये जो फोर्स है और जो टाइम है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, क्या इसका मोमेंटम से कुछ लेना देना होगा, क्योंकि हमको ये मालूम है जो फोर्स है, फोर्स जो होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग dp/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, ये अपने को मालूम है। तो जब यहाँ पे फोर्स आ रहा तो क्या इम्पल्सिव फोर्स का मोमेंटम से कुछ रिलेशन हो सकता है क्या, तो अब इसी रिलेशन को हम लोग निकालेंगे। तो अगला जो टॉपिक है अपना क्या है, रिलेशन बिटवीन इम्पल्सिव फोर्स J एंड मोमेंटम P। कैसे निकलेगा, तो डेरिवेशन साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है, इम्पल्सिव फोर्स में अपने को क्या क्या चाहिए, इम्पल्सिव फोर्स में अपने को चाहिए फोर्स जो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए काम करेगा। तो जो इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे, DJ इज इक्वल्स टू F dt।
तो मतलब जो बहुत छोटे समय के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। वही लिखा है, लेट अ फोर्स एफ एक्ट फॉर अ स्मॉलर टाइम dt ऑन अ बॉडी देन द इम्पल्सिव फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग इम्पल्सिव फोर्स निकाले। अपने को ये भी मालूम है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम कुछ होगा, वो टाइम को हम बोल देते हैं t1 से t2। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है किसी टाइम ड्यूरेशन में लग रहा है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम बोल देते हैं t1 से t2 ड्यूरेशन में फोर्स लगा है। तो फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, अभी भी मोटा है काफ़ी, इसको और पतला करना पड़ेगा। फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल t1 to t2 इम्पल्सिव फोर्स विल बी। तो इम्पल्सिव फोर्स अपने को निकालना, तो इंटीग्रेट कर लेंगे डी से dj का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, लिमिट हो जाएगा t1 से t2। कुल मिला के इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल जी आ जाएगा, f बाहर आ जाएगा, dt क्या हो जाएगा, डेल्टा टी मिल जाएगा, क्योंकि t2 माइनस t1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये एक अपने को इक्वेशन मिल गया। और यही तो फार्मूला था, इम्पल्सिव फोर्स का फार्मूला यही था। यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखे और जब उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। अब एक और रिलेशन जो मालूम है अपने को फोर्स का, वो रिलेशन लिख लें। तो फ्रॉम, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से अपने को क्या देखने को मिलता है, तो अपने को देखने को मिलता है F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ये देखने को मिलता है अपने को। अब क्या हम F को मतलब थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब क्या हो गया, F डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी पी। अब यहाँ पे है F डेल्टा टी, यहाँ पे F डी टी, क्या इसको हम डेल्टा टी बना सकते हैं, तो इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम होगा वो P1 से P2 टाइम होगा। किस टाइम में, टाइम किसी टाइम ड्यूरेशन में। तो फॉर मोमेंटम चेंज, for momentum change P1 to P2 for duration 0 to t। वही बात यहाँ क्या है कि as momentum changes from P1 to P2 in time t, तो t टाइम में जब मोमेंटम चेंज होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन f dt, टाइम क्या लिया हम लोग, 0 से t लिया, फिर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dp, ये क्या हो जाएगा, तो P1 से P2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा F डेल्टा टी, यहाँ हो जाएगा डेल्टा पी, क्योंकि P2 माइनस P1, ये हो गया F डेल्टा टी, जिसको हम इक्वेशन 2 बोलते रहे। और इधर हम लोग इक्वेशन 1 लिखे थे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या देखने को मिलेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब दोनों को अरेंज करेंगे तो देखने को मिलेगा J इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। कहने का क्या मतलब है, इम्पल्सिव फोर्स को अगर हम मोमेंटम से रिलेट करने जाएंगे तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही होता है इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो अगर मान लो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग फोर्स से रिलेट करते हुए, तो क्या हो गया, एफ डेल्टा टी हो गया। अब हम लोग को यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, एफ हम लोगों को क्या मालूम है, एफ तो अपने पास डी पी बाई डी टी, ये स्मॉल टाइम डी टी होगा, इन दोनों कैंसिल करके केवल क्या मिल जाएगा, तो इम्पल्सिव फोर्स किसके बराबर मिल जाता है, चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है अचानक, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। अब ये अचानक में एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे मान लो ये अभी है रेस्ट में है मेरा चेहरा, इधर आएगा फोर्स लगेगा, तो भाई अचानक मोमेंटम चेंज हुआ ना, पहले जीरो वेलोसिटी था लेकिन अचानक कोई वेलोसिटी आगे टकरा तो वेलोसिटी में अचानक चेंज हो गया, तो अचानक जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वही होता है इम्पल्सिव फोर्स। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है अपने को इम्पल्सिव फोर्स, कहाँ, एक तो एग्जांपल हम बता ही थे, ये जो झापड़ हो गया, फिर उसके बाद जो बैट्समैन बॉल को मार रहा वो हो गया, उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल, तो यहाँ कुछ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्सिव। तो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट क्या हो, वाइल कैचिंग अ बॉल अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। तो जैसे तुम लोग देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं बॉल को कैच करते वक्त अपना हाथ पीछे लेके जाते हैं। पीछे क्यों लेके जा रहा है, जैसे देखो कॉन्सेप्ट समझो, अगर मान लो बॉल आ रहा है, अगर हम ऐसे कैच करेंगे, मतलब अपना हाथ हम स्टेबल रख के कैच करेंगे, तो बॉल जिस वेलोसिटी से आ रहा है, बॉल का कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है, कुछ भी रैंडम कुछ वेलोसिटी होगा, तो उस समय उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, कुछ मोमेंटम होगा, क्योंकि मास है, वेलोसिटी है, कुछ मोमेंटम होगा, मोमेंटम वही है सेम। लेकिन जैसे हमारे हाथ में है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, हम रोक दे रहे हैं बॉल को, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी मोमेंटम से अचानक उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। तो जब किसी एक पॉजिटिव वैल्यू से अचानक जब जीरो हो जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि इम्पल्स में इम्पल्स हो गया, ये मोमेंटम का चेंज अचानक देखने को मिल गया, कुछ मोमेंटम था अचानक जीरो पे आ गया, तो अपने को जो इम्पैक्ट मिलता है वही होता है इम्पल्स। लेकिन अगर हम जैसे बॉल आ रहा है उसको हम ऐसे कैच करें, ऐसे
हाथ पीछे ले जाके जैसे ऐसे कैच किया जाता है बॉल को, तो होता क्या है कि बॉल किसी वेलोसिटी से आ रहा है, हम उसको अपने हाथ में ले, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं। हाथ पीछे ले जाने का मतलब कि हम हाथ उसके वेलोसिटी को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो जब हम उसके वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करें मतलब उसके मोमेंटम को हम धीरे धीरे कम करें, तो जब मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, उसका इम्पल्स उतना नहीं होगा जितना अचानक मोमेंटम को कम करने पर होता। ठीक है, समझ आया होगा उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला एग्जाम्पल, अ व्हीकल प्रोवाइड विथ स्प्रिंग टू अवॉइड जर्क। हाँ, तो होता क्या है, जैसे गाड़ी वाड़ी है उसमें क्या लगा रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है। अगर स्प्रिंग नहीं लगा रहेगा और स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी जाएगा तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में अचानक चेंज आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम स्प्रिंग लगा दें तो उसी मोमेंटम को धीरे से चेंज करता है। धीरे कहने का मतलब क्या है कि पहले मान लो हम बैठे हुए 0, लेकिन जब अचानक हम स्पीड ब्रेकर पे जाएंगे तो वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, तो वो जो वेलोसिटी का चेंज है धीरे धीरे चेंज ले आता है कौन? स्प्रिंग। तो इसलिए स्प्रिंग लगाया जाता है गाड़ियों में। फिर कैच करना पीछे हो गया, बैट्समैन बॉल को हिट करना हो गया, किसी को झापड़ मारना हो गया, किसी को छत से नीचे फेंकना हो गया, ये सब इम्पल्स का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख लें, क्या लिखा, अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ पक्का फ्लोर लाइकली टू रिसीव मोर इंजरी देन कच्चा फ्लोर। तो क्या बात हो गया अब यहाँ पे, जैसे कोई आदमी, जैसे मान लो ये है अपने पास फ्लोर, ठीक है, यहाँ पे हम किसी को गिरा रहे हैं, ये को यहाँ पे बना के बता देते हैं, ये अपने पास पक्का फ्लोर नहीं, इसको बोल देते हैं कच्चा, ये हो गया कच्चा, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा दिख रहा होगा, और इसको बोल देते हैं पक्का, ये हो गया अपने पास पक्का फ्लोर। ठीक है, अब यहाँ से एक पर्सन को गिराया जा रहा है, मान लो कोई पर्सन यहाँ पे आके गिरा है, पूरा पसर गया है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई पर्सन पसर गया है, छितरा गया है। ठीक, ये पक्का फ्लोर, ये कच्चा फ्लोर। कच्चा फ्लोर मान लो ऐसा कर लो, ये फोम वगैरह, ये क्या अपने पास फोम है या फिर कॉटन वगैरह है या सैंड है, कुछ भी ऐसा है जो इतना हार्ड नहीं है जितना ये है। अब पक्का हाउस में क्या होगा, जैसे कोई चीज़ गिर रहा है, जैसे यहाँ से गिरना शुरू किया है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी और कुछ मास होगा, कुल मिला के मतलब कुछ मोमेंटम होगा इसके पास। जैसे ये आएगा, पहले इसको देख लो, कुछ मोमेंटम स्टार्टिंग में था इसका, जैसे ये नीचे आएगा मतलब ग्राउंड से टकराएगा तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। और अचानक 0 हो रहा है क्योंकि भाई वो चीज़ उसको रोक दे रहा है, तो उसके मोमेंटम में अचानक चेंज आ रहा है। तो जब अचानक चेंज आ रहा है तो उतना ज़्यादा वो इम्पल्स रिसीव करेगा, अपने आप में उतना ज़्यादा इम्पल्स मिलेगा उसको, तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पल्स होगा। लेकिन जैसे ये किसी कच्चे फ्लोर पे गिर रहा है, फोम पे गिर रहा है, तो ये जो फोम है ये दबेगा। दबने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आया है, वो जो फोम था वो यहाँ से यहाँ तक आया, और इतना जब वो आया है तो इतने ड्यूरेशन में उसके वेलोसिटी को धीरे धीरे 0 किया है। यही हुआ होगा, अचानक 0 तो नहीं हुआ, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे 0 हुआ। तो जब धीरे धीरे उसका वेलोसिटी 0 हुआ है तो मतलब जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो धीरे धीरे हुआ। धीरे धीरे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग बोल रहे हैं फोर्स जो होगा छोटे ड्यूरेशन के लिए लगेगा तो अपने को इम्पल्स देखने को मिलेगा, लेकिन ये ड्यूरेशन जैसे हम बढ़ा देंगे तो ये इम्पल्स कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम ड्यूरेशन अगर बढ़ा दे रहे हैं किसी चीज़ का, फोर्स जैसे फोर्स एक्ट कर रहा है और हम ड्यूरेशन बढ़ा दे रहे हैं, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, जब यहाँ पे गिरेगा वो तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे 0 होगा, तो मतलब मोमेंटम का जो चेंज है वो आराम से हो रहा है। तो जब मोमेंटम का चेंज आराम से हो रहा है तो यहाँ पे उसको कम इंजरी होगा एज़ कम्पेयर टू पक्का फ्लो। कुल मिला के स्ट्रेट और सिंपल हम ये बोल रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी चीज़ का मोमेंटम अचानक चेंज होगा, अचानक चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे इम्पल्स ज़्यादा होगा, और जब किसी चीज़ का मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा तो वहाँ पे इम्पल्स कम देखने को मिलेगा। यही हो गया इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो गया इम्पल्सिव फोर्स का? जो फोर्स है शॉर्ट ड्यूरेशन, जो लार्ज फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है उसी को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे से रिप्रेजेंट करते इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। फिर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही होता है इम्पल्स। तो कुल मिला के इतना कहानी होगा इम्पल्स का। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, सेकंड लॉ तो कर ही चुके हैं ना, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये सबसे आसान और ये लगभग सबको याद होता है। ठीक है, बाकी दोनों लॉ याद हो ना हो लेकिन ये लॉ सबको याद होता है। तो इसका ये कहना है, इसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग फोर्स। होता क्या है कि फोर्स डू नॉट ऑकर अलोन। ठीक है, तो फोर्स कभी अकेला नहीं आता है, हमेशा झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है, तो फोर्स शेर नहीं है, इसका मतलब अकेला आ नहीं रहा तो शेर है नहीं है। तो कह रहा है कि फोर्स डू नॉट ऑकर अलोन इन नेचर, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो फोर्स हमेशा कैसे मिलेगा अपने को, पेयर में देखने को मिलेगा। पेयर कहने का क्या मतलब है, हम साथ साथ हैं, तुम जो पकड़ लो वही वाला, हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, वही वाला बात है। तो क्या हो गया, फोर्स हमेशा पेयर में आएगा। पेयर में आने का मतलब हो गया कि एक ऐसा है तो इसी के साथ कुछ होगा, कहीं होगा, मतलब दो अपने को हमेशा देखने को मिलना है। होता क्या, अब ये देख लिया जाए।
अब जो थर्ड लॉ है उसको देखा जाए। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ भी हम करेंगे तो उसका उतने ही बराबर और उसके अपोजिट में अपने को रिजल्ट मिलेगा। अब ये लड़ाई झगड़ा में बात नहीं होता, ये फिजिक्स में बात होता है। फिजिक्स कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो अभी हम एग्जांपल बताएं कि हम झापड़ मार रहे हैं, तो जब हम झापड़ मार रहे हैं तो चोट तो हमको ज़्यादा लगेगा और हाथ पे थोड़ा कम लगेगा, लेकिन मेरा गाल जो है इस पर भी फोर्स लगाया होगा, ठीक है। या फिर कोई आदमी जब फ्लोर पे गिर रहा है, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें, कोई आदमी अगर फ्लोर पे गिर रहा है तो फ्लोर आदमी पे फोर्स लगा रहा है, बदले में आदमी भी फ्लोर पे फोर्स लगा रहा है, वो भी लगा रहा है। बस इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हड्डी टूट रहा है लेकिन फ्लोर नहीं टूट रहा है, क्योंकि फ्लोर ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू हड्डी, इसलिए हड्डी टूट जाता है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी फोर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल जो है उसे समझा जाए। जैसे मान लो एक टेबल है, अब टेबल क्या ऐसे समझ लो, जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे हम पेन रखे हुए हैं, ये जो पेन रखे हुए हैं, जो पेन है मेरे हाथ पे भी फोर्स लगा रहा है और जो मेरा हाथ है इस पेन पे भी फोर्स लगा रहा है। मतलब दो फोर्स है यहाँ पे और दोनों कैसा है, पेयर में। और नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, अपोजिट नेचर हो गया। और पेयर में, पेयर मतलब ये इसके ऊपर लगा रहा है, ये उसके ऊपर लगा रहा है, पेयर में निकल गया। अब होगा क्या, तो जैसे मान लो ये टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है, अब इस बॉक्स पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स है, जैसे ये बॉक्स जो है, उस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स N लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है mg। ये mg कौन लगा रहा है, तो ये mg लगा रहा है ग्रेविटी। जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम किसी टेबल पे रख रहे हैं, कोई भी चीज़ कहीं रखा हुआ है, जैसे मान लो ये टेबल हो गया सुंदर सपना, और यहाँ पे हम कुछ रखें, तो हमेशा ये जो बॉक्स है नीचे की तरफ, मतलब टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स किस वजह से होगा, तो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस वजह से नीचे एक फोर्स लगेगा। वो नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा। हमेशा कोई भी चीज़ अगर लटका के रखें हैं, किसी चीज़ के ऊपर रखें हैं, हम ही खड़े हैं, तो हमारे ऊपर ग्रेविटी लग रहा है। और ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, तो g ग्रेविटी लग रहा होगा। लेकिन अगर हमको फोर्स से बताना कि कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा mg। बदले में कई बार तुम लोग ऐसा भी देखा होगा कि कोई चेयर पे बैठा, चेयर ही टूट गया। तो ऐसा होता क्यों, जैसे अभी हम चेयर पे बैठे हैं तो मेरा बॉडी जो है चेयर पे एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, वो क्या है, mg लगा रहा है। बदले में चेयर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो हमको होल्ड करके रखा है, वो ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स को हम क्या बोलते थे, तो नॉर्मल। और कई जगह इसको r से भी डिनोट किया जाता है, हम लेकिन n बोलेंगे क्योंकि नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ, सरफेस में ऊपर की तरफ लगेगा ये। तो बदले में वही बात हो गया कि ये जो टेबल है इसके ऊपर एक n फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्स यहाँ पे जो ऊपर नीचे वाला फोर्स है n और w का निकला mg, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और कैसा होगा, अपोजिट होगा, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है, अपोजिट हो गया। और दोनों इक्वल है। कब इक्वल नहीं होगा, तो जब चेयर टूट जाता है। जैसे मान लो इस हाथ पे हम ये रखे और मेरा हाथ टूट के गिर गया, तो कहने का मतलब ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी एक फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अपने को कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे टेबल टूट के गिर जाता, तो ये जो W वाला फोर्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू n, तभी तो बॉक्स जो है नीचे आ गया। अगर ये हवा में उड़ने लगता तो ये n ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू W, इसलिए वो हवा में ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कभी भी कोई भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, और उसका नेचर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो लिखा कैसे जाएगा, तो लिखने का क्या तरीका होगा, n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg, या फिर n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ w। तो n क्या है, नॉर्मल फोर्स है, w क्या है, mg नीचे की तरफ फोर्स है, दोनों इक्वल होगा। ये तो सबसे पहले हम इक्वल बता दें, दोनों इक्वल फोर्स होगा। और नेचर क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। तो फिजिक्स में डायरेक्शन जो है माइनस के साइन से बताते हैं, तो इसलिए अपोजिट है, तो इसलिए हम क्या लगा दिए, माइनस। तो डेफिनेशन क्या हो गया इसको, कि फोर्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिखेंगे किस तरीके से, तो लिखने का तरीका ये हो गया अपने पास। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो FAB होगा, मतलब जो फोर्स लगा रहा है AB पे, वो नेगेटिव हो जाएगा फोर्स ऑफ B to A, लेकिन दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में इक्वल होगा। आगे क्या बात है, तो आगे बात है दिस पेयर फोर्स इज ऑलवेज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स। मतलब ये जो पेयर फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। एज दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो पेयर फोर्स है ये सेम बॉडी पे नहीं होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। देखो यहाँ पे एक ख्याल खुद आना चाहिए तुम लोगों को कि जब सर दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए। तो लिख ही क्यों रहे हम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। क्यों कैंसिल क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों दूसरे बॉडी पे अप्लाई हो रहा, मतलब ये एक ही बॉडी पे नहीं अप्लाई। जैसे हम ये जो बॉक्स रखे हैं, यहाँ फिगर तो हम भले ऐसे बना दें कि ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ mg, और दोनों बॉक्स पे दिखा दें, लेकिन ये ऐसे नहीं है। एक्चुअल में फिगर ये है कि जब हम किसी चीज़ को रखे हैं बॉक्स पे, तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कितना, mg। टेबल के ऊपर बॉक्स जो है टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। एक बार और सुनो,
बॉक्स जो है टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है कितना mg, और टेबल जो है बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मतलब एक फोर्स टेबल पे लग रहा है, एक फोर्स बॉक्स पे लग रहा है, दोनों अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसीलिए ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल नहीं होता। क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन फोर्स इफ द फोर्स एक्ट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन देन वाई नॉट दे कैंसिल ईच अदर। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई कैंसिल क्यों नहीं करता, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है, भले इक्वल एंड अपोजिट है लेकिन अलग अलग बॉडी पे लगता है, इसलिए कैंसिल नहीं करता। तो ये अच्छा चीज़ था जिसको हम डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका डेरिवेशन अक्सर आ जाता है एग्जाम में। वो डेरिवेशन ये है कि रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ विथ फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट तीनों लॉ हम लोग डिस्कस कर लिए, अब तीनों लॉ पे क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ को भी ले आएंगे और थर्ड लॉ को भी ले आएंगे। ठीक है, पूरा ये डेरिवेशन हेडिंग ये है कि रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम विथ न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। मतलब सेकेंड लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ को भी बता सकते हैं, सेकेंड लॉ से हम लोग थर्ड लॉ को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले डेरिवेशन कर रहे हैं सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ का। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड लॉ से किसको ले आएंगे, फर्स्ट लॉ को ले आएंगे। और देखो अब तो तीनों नियम याद होना चाहिए। ठीक है, तीनों नियम। पहला नियम क्या था कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन करेगा जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, फोर्स के बारे में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है। तीसरा क्या है, तो तीसरा है एक्शन रिएक्शन फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट वाला। ये तीन लॉ है। अब हम लोग को क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को ले आना है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, वी नो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से अपने पास है F इज इक्वल्स टू एम है, ये है अपने पास। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट F इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ में जाएंगे तो हम लोग को कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि कोई फोर्स नहीं है वहाँ पे। तो जब कोई फोर्स नहीं है तो हम लोग को ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो मोशन ही करेगा, ये हमको बताना है। तो अपने पास फोर्स 0 है, F इज इक्वल्स टू 0, तो F इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू M है। अब जब ये दोनों चीज़ किससे कंपेयर हो रहा है, इक्वेट हो रहा है, 0 से इक्वेट हो रहा है। तो क्या M का भी 0 हो सकता है, मतलब किसी भी बॉडी का मास का भी 0 हो सकता है, तो मास का भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 होगा क्या यहाँ पे, एक्सेलरेशन। मतलब क्या, इन दोनों का रिजल्ट 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो आंसर 0 आएगा ना। तो मास तो कभी 0 हो नहीं सकता है, तो 0 होगा क्या, तो 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये कभी 0 नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। और अपने पास एक और चीज़ है, क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम ये मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट के पास, फोर्स 0 है, कुछ वेलोसिटी है। अब इस चीज़ को रखा जाए तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 0 इंटू टी, तो कुल मिला के क्या मिल गया, v इज इक्वल्स टू यू मिल गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट का अपने पास वेलोसिटी है इनिशियल, वही वेलोसिटी फाइनल है। मतलब दोनों वेलोसिटी हमेशा इक्वल रहेगा, कब, जब फोर्स 0 है। अगर हम एक कंडीशन लगा दें, क्या, इफ़ u इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल बॉडी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डेट इज़ बॉडी किस कंडीशन में, बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो v क्या मिलेगा अपने को, v इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिल गया, इट विल रिमेन एट रेस्ट। समझ, वही चीज़ यहाँ लिखा है, देखो हम लिख के बता रहे, लेकिन वही चीज़ यहाँ लिखा है कि हम लोग सबसे पहले F इज इक्वल्स टू एम देखे, F 0 के बराबर है, इक्वेट किए तो A 0 आएगा, M 0 आएगा नहीं, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल गया अपने को, V इज इक्वल्स टू U मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, U जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे तो बॉडी किस में आ जाएगा, रेस्ट में। तो उस हिसाब से फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब किस कंडीशन में, रेस्ट में ही है। लेकिन अगर U को कुछ मान लें हम लोग, U कुछ है अपने पास, वही बात है कि इफ़ इट मूव विद वेलोसिटी U, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी U है तो वो हमेशा किस वेलोसिटी से मूव करेगा, उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो अपने को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम मिल गया। कहने का मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। और यही तो है कंक्लूजन फर्स्ट लॉ का, अगर फोर्स 0 है तो उसका जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है 0 रहेगा। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कुछ वेलोसिटी है तो कुछ वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ जाता है डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में, मतलब स्कूल एग्जाम में, कि डिराइव न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये पहला डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग लाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ को, किससे, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो वो क्या है, ये भी आसान है, कुछ है नहीं। तो अब हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले हम लोग को मालूम है कि फोर्स देखना है, क्योंकि थर्ड लॉ में फोर्स के बारे में बात होता है। तो हम लोग के पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, पहले हाईलाइट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए
और दूसरा ऑब्जेक्ट है अपने पास बी, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ है तो भाई हम एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वही बात हो रहा है कि जब फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी, तो ए पे जो फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, बी पे। जैसे हम लोग बोलते थे ना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वही बात यहाँ पे हो रहा कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फोर्स ए पे लग रहा है किसके द्वारा, बी पे। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, मतलब फोर्स को लिखेंगे कैसे हम लोग, फोर्स को लिखने का तरीका हो जाएगा ये एफ ए बी। सेम भाई बी जो है वो भी ए पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा एफ बी ए, ये हो जाएगा फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी, ये हो गया, ऑन बी बाई ए ये हो गया। तो अपने पास दो फोर्स निकल के आ गया। हम लोग को ये भी मालूम है कि चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा जब फोर्स लगेगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ए के लिए क्या लिखेंगे, तो डी पी ए बाई डी टी, और बी के लिए क्या लिखेंगे, डी पी बी बाई डी टी। तो ये फोर्स हम लोग बता दिए एक दूसरे पर लगेगा, और ये मोमेंटम हो गया ए और बी का। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलता है कि जो फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ का इस्तेमाल हो गया ना, न्यूटन सेकेंड लॉ हम क्या बोलेंगे, एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। अब यही चीज़ एफ बी ए बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी पी बी बाई डी टी, मोमेंटम चेंज किसका, बी का। हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, मतलब दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल्स टू डी पी ए अपॉन डी टी प्लस डी पी बी अपॉन डी टी। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से डी अपॉन डी टी कॉमन ले लेंगे तो मोमेंटम का चेंज मिल जाएगा, मतलब मोमेंटम पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पे है एफ ए बी प्लस एफ बी ए। अब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो जब कोई मोमेंटम कंजर्व रहे तो कहने का मतलब नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल मोमेंटम यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। ऐसा भी हम मान लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर का कोई फोर्स नहीं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे, बाहर से कुछ फोर्स नहीं लग रहा। तो जब बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स ही नहीं है भाई। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। बाहर से कोई फोर्स ही नहीं तो फोर्स जीरो हो गया, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो वही बात यहाँ लिख दी है। अब ये हो गया एफ ए बी प्लस एफ बी ए। अब यहाँ से हम कंक्लूड करके लिखना चाहें तो क्या ले देंगे, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। और यही तो है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ का क्या कहना है कि जब तो न्यूटन थर्ड लॉ का यही कहना है कि दो फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा। और कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वही तो रिजल्ट आ गया न्यूटन थर्ड लॉ वाला। तो कुल मिला के हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी कंक्लूड कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लें न्यूटन थर्ड लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ में क्या है, तो सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट सपोर्टेड ऑन अ टेबल। तो टेबल पे कोई चीज़ अगर रखा हुआ है और वो रखा हुआ है, मतलब गिर भी नहीं रहा, उड़ भी नहीं रहा, मतलब रखा ही हुआ है, तो न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। हम लोग पैदल चल रहे हैं तो वो भी न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, पैदल चलते हैं तो किसको धक्का मारते हैं, हम लोग ग्राउंड को प्रेस करते हैं। तो मतलब ग्राउंड को हम पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, ग्राउंड बदले में हम लोग को आगे की तरफ धक्का दे रहा है, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम मड में चले जाएँ तो पैर वहाँ स्लिप करता है, मतलब हम जो ज़मीन पे फोर्स लगा रहे हैं वो लग ही नहीं रहा। तो जब ज़मीन पे फोर्स लग नहीं रहा तो हम लोग स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, अगर हम ज़मीन पे आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग ज़मीन पे फोर्स लगा के ही आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमको आगे बढ़ना है तो जैसे हाथ पे रख के तुम लोग खुद ट्राई करो, जैसे हमको आगे बढ़ना है तो हम ज़मीन पे जब प्रेस करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ज़मीन पे जब प्रेस करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब अपने हाथ में तेल लगा लो और उसके बाद देखो आगे बढ़ के ये स्लिप कर जाएगा, कब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो भाई आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। उसके बाद क्या हो गया, वेट ऑन अ वेइंग मशीन। अगर हम वेइंग मशीन पे खड़े हैं, ये वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन पे हम खड़े हैं, तो जो मेरा वेट है वो भी कहीं ना कहीं किसके द्वारा है, न्यूटन थर्ड लॉ। हम इधर नीचे mg लगाएं, बदले में वेइंग मशीन n लगाता है, तो ये वही मेज़र करता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो यही n जो होता है मेरा वेट होता है। और तुम लोग देखा होगा कि जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने बेटी का शादी करते थे या बेटी कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा ओकेजन होता था, अपने बेटे के वज़न के बराबर सोना दान करते थे, बेटी के वज़न के बराबर सोना दान करते थे। तो वो सोना दान वेइंग मशीन पे बैठा कर नहीं करते थे, वो तराजू में करते थे। तराजू में क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तराजू में क्या होता है, तराजू में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ मास रखते हैं और यहाँ पे किसी को बैठा दिया, कोई बेटा बेटी को बैठा दिया, तो यहाँ भी जी लग रहा है, यहाँ भी जी ले रहा है, मतलब दोनों के ऊपर जी लग रहा है। यहाँ पे कुछ मास है, उतना ही मास हम यहाँ पे दान किया जाता था। ठीक है, तो ये तराजू सिस्टम से दान किया जाता, उस समय वेइंग मशीन होता नहीं था। तो कैसे दान करते थे भाई, तो इस तरीके से मेज़र करके दान करते थे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है एपेरेंट वेट इन लिफ्ट। जो लिफ्ट में अपने को वेट अपीयर होता है वो पूरा एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ का। तो
तो इस पे तो हम लोग को लंबा चौड़ा डिस्कशन करना है लिफ्ट वाला कहानी, तो जिसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम लोग देखे हैं सब समझ आया होगा, तुम लोगों के पल्ले पड़ा होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ था सारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे न्यूटन्स लॉ पे, उसके बाद फिर हम लोग लिफ्ट वाला देख लेंगे, मतलब लिफ्ट वाला पूरा कॉन्सेप्ट, फिर उस पर क्वेश्चन देख लेंगे। तब तक के लिए बंद करते हैं, काफ़ी हो गया। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना। तब तक के लिए राम राम।